अब आती है बात फ्रेंच सोसाइटी को थोड़ा और समझने की। फ्रेंच सोसाइटी का कॉम्पोजिशन मैंने 3 स्टेट्स तो बता दिए, लेकिन उनका कॉम्पोजिशन अभी हमें देखना रह रहा है। कॉम्पोजिशन क्या था उसका? जब आप बात करते हो फ्रेंच सोसाइटी की, तो आप ये देखते हो कि फ्रेंच सोसाइटी में 90% पीजेंट्स थे। 90% फ्रेंच स्टेट में आपकी 90% जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट पीसेंट्स की थी। लेकिन मोर देन नहीं कहूँगी, बट ऑलमोस्ट 60% लैंड, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द लैंड, 60% लैंड नोबैलिटी के, चर्च के, या जो कुछ थर्ड स्टेट्स के रिच बिजनेसमैन या रिच क्लासेस होंगी उनके अंडर आता था। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे आपने बोला थर्ड स्टेट्स में बिजनेसमैन भी है, दे वर ऑल्सो द रिच मेंबर्स। थर्ड स्टेट में भी रिच मेंबर्स थे, बट मेजॉरिटी जो वो रिच क्लास कहते हैं ना, जिसे हम रॉयल फैमिलीज कहते हैं, वो नोबेलिटी के अंदर आती थी। अब ज़्यादातर लैंड, 60% लैंड जो है फ्रांस का, वो या तो नोबेलिटी के अंदर है, या चर्च के पास है, या फिर कुछ जो मर्चेंट्स वगैरह होंगे, थर्ड स्टेट्स के रिच मेंबर्स होंगे, उनके पास है। लेकिन 90% 60% लैंड इन सब के पास है, और 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स की है। तो उन्हें अपनी लिविंग के लिए इन्हीं लोगों से, इन्हीं लैंड ओनर्स से लैंड लेना पड़ता था। और प्रीवियस वीडियो में ही हमने बताया कि जो फ्रेंच स्टेट्स है या फ्रेंच सोसाइटी थी, वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम चलता था। दैट वॉज द रीज़न कि फ्यूडल सिस्टम इतना चलता था, बिकॉज 90% जो है दे आर पीजेंट्स एंड दे डोंट हैव द लैंड, बिकॉज द लैंड, मोस्ट ऑफ द लैंड, it's under the other people, other like clergies या फिर nobility, it's under them. So they have to ask for those landlords to give them the land. अब peasants क्योंकि landlord से पूछते थे, वो ये जो बाकी के लोग हैं, ये जो landlords हैं, इनको बोलते थे that if you can give us the land so that we can cultivate, राइट। तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, अब क्योंकि ये जब कल्टिवेट करेंगे, वट एवर दे विल कल्टिवेट, दे हैव टू गिव इट टू देयर landlord, because the feudal system was there. The feudal system, it's like you have to give services to the landlord, and it's actually not a landlord, you just regard them to be a lot, and you have to give services, you have to work in their field, you have to work in their homes, so you have to do whatsoever they are telling you to do. So if it's such a सिस्टम जहाँ पे आपको ड्यूज़ भी देने पड़ेंगे, आपको अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी शेयर करना पड़ेगा। तो क्या होता था, पीजेंट्स जो हैं वो बेचारे लैंड लेते थे, उसमें काम करते थे। 10% लैंड तो सिर्फ क्लर्जीज़ के पास ही चला जाता था। इफ़ यू कैन इमेजिन द सिचुएशन कि वो जो पीजेंट्स थे, 90% पीजेंट्स बेचारे, वो तो उनके पास इतना लैंड था भी नहीं, ज़्यादातर के पास लैंड था ही नहीं, ज़्यादातर पीजेंट्स को लैंड लेना पड़ता था ऐसे लैंडलॉर्ड से, नोबैलिटी वगैरह से। जब वो लैंड लेते थे तो क्या होता था, फ्यूडल सिस्टम की वजह से व्हाटसोएवर दे ग्रो, एक तो क्या कहते हैं, व्हाटसोएवर दे ग्रो, इफ दे आर गिवन द लैंड, एक तो दे हैव टू वर्क इन द फील्ड्स, in the fields and in the homes of those landlords, and basically they have to provide the services to their landlord, क्योंकि उन्होंने लैंड लिया है। और फिर क्या होता था, आपका जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था ना, उसका भी 10% चर्च को देना पड़ता था। क्लर्जी जितने भी जो आपके क्या कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था ना, क्लर्जी जो है उसका 10% पीजेंट से ले लेते थे एज अ टैक्स। इस टैक्स को हम कहते थे टाइथ, जो भी आप इस वर्ड को कहना चाहो, TITHE, right? It's whatsoever way you can pronounce it, that's your way. So this particular tax was taken by clergy from peasants, और ये होता क्या था, 10% जो टोटल एग्रीकल्चरल आपने ग्रो प्रोडक्शन हुई है उसका 10% वो ले लेते थे। अब एक तो those peasants were already growing their crops on someone else's land, that's why they are providing all the services whatsoever the landlord was asking them for. तो एक तो जो भी नोबैलिटी हैं, उन लोगों ने जो वो बोलते थे, नोबैलिटीज़ या जो भी जिनका भी लैंड था, वो लैंड पीजेंट्स को देते थे। तो एक तो वो पीजेंट्स को लैंड देने के बदले में ड्यूज़ लेते थे, दूसरा क्लर्जी जो है 10% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ले लेते थे, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके क्लर्जी के अलावा जो नोबैलिटी, जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर जो भी पीजेंट को उन्होंने लैंड दिया है, उनसे काम करवाते थे, अपने घरों पे बिल्डिंग्स बनवाते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। और इन सब के अलावा क्योंकि पीजेंट्स थर्ड स्टेट के मेंबर थे, तो उन्हें स्टेट को भी डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। तो ना जाने कितने सारे फ्यूडल सिस्टम की वजह से फ्यूडल ड्यूज़, चर्च वालों ने जो अपने लगा रखे हैं टैक्स वो, और जो डायरेक्ट टैक्स होता था विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेल, TAILLE, टेल। तो ऐसे न जाने कितने सारे टैक्सेस थे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीजेंट्स को देने पड़ते थे।
और फ्यूडल सिस्टम का मैंने आपको समझा दिया दैट दे हैव टू वर्क ऑन समवन एल्स लैंड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज कि ये जो स्टेट डिविजन्स था और स्पेशली क्लर्जी और नोबैलिटी को क्योंकि इतने सारे प्रिविलेजेस थे, एक तो वो खुद टैक्स नहीं देते थे, क्लर्जी और नोबैलिटी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, एक तो वो खुद टैक्स नहीं दे रहे थे एंड सेकेंड थिंग इज़ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना जाने वो कितने सारे टैक्स जो पीजेंट्स हैं उनसे लेते थे और उनसे काम भी इतना करवाते थे बिकॉज लैंड उनके पास था ज़्यादा, इसलिए वो पीजेंट्स को लैंड दे के फ्यूडल सिस्टम के थ्रू काम करवाते थे, ड्यूज लेते थे, भगवान जाने कितने सारे तरीके से जो है दे वर एक्सप्लॉइटिंग पीजेंट्स. और यही रीज़न था शायद जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आया कि पीजेंट्स वगैरह ने इट वाज एक तरह से इट वाज उनकी जो सहनशीलता थी, उनका जो वो पेशेंस लेवल था वो फाइनली ख़त्म हो गया और अल्टीमेटली इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ बिकॉज ये 3 स्टेट का जो डिवीजन था और ये जो फ्यूडल सिस्टम था या इस ओल्ड रिजाइम जो हम सोसाइटी को कहते हैं, इट वॉज रियली डोमिनेटिंग, इट वॉज रियली पार्शियल and the very important thing is it was really depressive for peasants or the members of third states. तो सारा फाइनेंशियल बर्डन अल्टीमेटली थर्ड स्टेट पे आता था और शायद यही रीज़न था कि लोग इतने ज़्यादा अपने किंग से नाराज़ थे.